हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, हम लोग 2025 का मेन पेपर कर रहे हैं। ये आपका अजमेर रीजन का मतलब कि 55.1.1 जो सीरीज होती है 551.1 यानी कि फर्स्ट रीजन के 3 सेट जो आते हैं, सेट ए बी सी, तीनों हम आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले, इसके पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। अगर नहीं बनेंगे तो दोबारा भी बताएंगे, बट आइए देखते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को जो नहीं हमने अभी तक नहीं करे हैं, पहले हम उनको कराएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 33 का। बेटा 5 मार्क्स का आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स के टोटल आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन, 3 रहते हैं मेरे ख्याल से। 33, देन 32 एंड 31। यस, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 5 3 15 मार्क्स के आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, जिसमें डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रहेगा और एक आपको मैग्नेटिज्म का मिलेगा और एक आपको जो है ऑप्टिक्स का या वेव ऑप्टिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 33 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? वाई आर दे नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग अ सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं और ये जरूरी क्यों होते हैं एक सस्टेन इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए? तो बच्चों, सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया था कि बेटा, कोहेरेंट सोर्स में आप मेन चीज याद रखिए, सेम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात है सेम फ्रीक्वेंसी। क्लियर? और दूसरा, आइदर जीरो फेज डिफरेंस या जी कांस्टेंट, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन देखिए। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस में 1 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। करेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस of the wave from the two sources does not change with the time, okay, then two sources are said to be coherent. Okay, clear? इसमें एक बात और लिखिए, sources of same frequency, okay, ऐसे सोर्स जिससे निकलने वाली दो वेव होती हैं, जैसे ये पहली स्लिट है और ये दूसरी स्लिट है। अगर आपने सेम सोर्सेस को इल्यूमिनेट किया है तो जो फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी वो फ्रीक्वेंसी यहां से निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहां से निकलने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में या तो फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये सोर्स क्या कहलाएंगे? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगे। क्लियर हो गया? सो दीज सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस। जब आप वेव जब किसी सोर्स से निकलती है तो हमको किस फॉर्म में निकलती है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलता है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो सेकेंड सोर्स से यहाँ पे जो वेव निकलेगी वो क्या बन सकती है? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? देखिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। डन, नोट करिए। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो जाता है, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेस। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, तो यहाँ पर आप टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की जगह आप टू वेव्स भी लिख लें, है ना? क्योंकि आप एक्चुअली वेव्स की ही बात करेंगे, उसी का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगा। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द ईच ऑफ द वेव from the two sources does not change with time, then the two sources are said to be coherent. Okay, एक चीज आप यहाँ पे और लिखिएगा, सेम फ्रीक्वेंसी। क्लियर? सेम फ्रीक्वेंसी मेंशन करना आपको यहाँ पे जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई कोहेरेंट सोर्सेस की। द टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ये बेस्ट डेफिनेशन है। टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्वियसली लाइट वेव में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही आएगा, बट आपको यहाँ पे इतना काफी है। सेम फ्रीक्वेंसी एंड जीरो और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कह रहा है कि इसका जरूरत क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, एक्सप्लेन। भाई, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस से निकलने वाली लाइट जो होती है वो कोहेरेंट क्यों नहीं होती है? इस चीज का पहले मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, दो सोर्स है आपके पास में। एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है S1। मतलब ये इंडिविजुअल सोर्सेस हैं। क्लियर? दो अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं। देखिए, आपको पता है कि जब किसी बल्ब को आप इल्यूमिनेट करते हैं तो इसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है।
होता है कि नहीं होता है? जब आप एक बल्ब को इल्यूमिनेट करते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण इसके अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। बताइए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो बेटा जब ये लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं और हायर लेवल से अपर लेवल पे, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके लोअर लेवल पे आएगा, मान लो ये हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है, क्लियर, ये एनर्जी लेकर के आया, तो इसने कितने का सिग्नल छोड़ा? इक्वल्स टू एच न्यू। आप जानते हैं कि एनर्जी का सिग्नल क्या होता है? इक्वल्स टू एच न्यू। अब तो मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव बनेगी वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बनेगी। और अगर यहाँ पर यदि इसके एक, यदि ये एलिमिनेट हो रहा है और अगर मैं इसके एक पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो बेटा मान लो ये थोड़ी सी कम एनर्जी लेकर के ये ट्रांजिट हुआ है, तो इसको अगर आप न्यू वन मान लेते हो, तो इसकी एनर्जी क्या मान लो? ई टू इक्वल्स टू एच न्यू टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होगी, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब ये दोनों वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जनरेट हो जाएंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब यदि उनके सोर्सेस अलग हैं तो निकलने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी 100% क्या होंगी? अलग अलग होंगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये ट्रांजिशन कोई एक दो में नहीं होगा बच्चों, ये लाखों करोड़ों में ट्रांजिशन होगा, मतलब लाखों करोड़ों वेव्स निकलेंगी और सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो और अलग अलग फ्रीक्वेंसी में किसी वेव का सुपरपोजिशन पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर हो गया? इसलिए दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास में है, नेसेसिटी कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस वेव विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस ड्यू टू विच पोजीशन of end of minima does not change with time and a sustained interference pattern is obtained। तो आपको जो एक पैटर्न मिलेगा इंटरफेरेंस का, सस्टेन्ड होगा, मतलब एक स्थिर पैटर्न होगा, मतलब रुके टाइप का होगा, आप उसको एनालाइज कर पाओगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? और अगर आप वेरिएबल फेज डिफरेंस लोगे तो इंटरफेरेंस तो बनेगा, मगर वो भी वेरिएबल होगा, वो बदलाव होता रहेगा उसमें, समझ गए? तो आप उसकी स्टडी नहीं कर पाओगे, वो सस्टेन्ड नहीं होगा। क्लियर? हाँ, तो ये कोहेरेंट सोर्सेस की ज़रूरत थी कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होना चाहिए। हालाँकि फ़िलहाल यहाँ पे बोला गया है कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो हैं, वो क्यों नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाइट फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, एक्सप्लेन। जो 2 सोर्सेस से लाइट निकलती हैं, वो कोहेरेंट नहीं होती हैं, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ पे लिखा है, वाई कैन नॉट टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस प्रोड्यूस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ। यस, तो इसी में आंसर आ गया कि जो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस होंगे वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनसे निकलने वाली लाइट कोहेरेंट नहीं होगी। कोहेरेंट नहीं होगी मतलब उनमें वेरिएबल फेज डिफरेंस होगा। एक तो फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी, वो तो बात है ही, दूसरी बात फेज डिफरेंस भी बदल रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब दोनों के बीच का लाइट का एंगल जो है लगातार बदल रहा होगा। मतलब जैसे ये कि दो ट्रैक में एक बच्चा दौड़ा, तो कांस्टेंट फेज होता, तो दूसरा वाला बच्चा हमेशा इस वाले से आगे चलता, ठीक है ना? तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हमको समझ में आता कि हाँ भाई है। अब ये दूसरा वाला बच्चा अलग अलग रफ्तार से भाग रहा है ना, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो फेज डिफरेंस कहीं बदल रहा है बार बार, तो इसलिए आपको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर? यस, तो यही लिखा हुआ है कि इंटरफेरेंस, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हम्म डज द अपीयरेंस, नहीं, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट लैंप्स, यस, हैविंग सेम लेंथ वेवलेंथ, यस, तो ये भी बात वही हो गई कि भाई आपके पास में आपको, हाँ, why cannot two independent monochromatic sources produce sustained interference? Two independent sources do not maintain constant phase difference। जैसा मैंने बताया कि इनमें constant phase difference भी नहीं होगा और सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो पहली चीज तो वो इंटरफेयर भी नहीं कर पाएंगे। Therefore the interference pattern will also change with time, है ना? मतलब इंटरफेरेंस फ्रेम भी वेरिएबल होगा, तो इसी बात को बोलते हैं अनसस्टेन्ड। क्लियर? या नॉट सस्टेन्ड कहेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर illuminated with two different lamps having same wavelength। बहुत बढ़िया भाई, आप दोनों की वेवलेंथ सेम है ऑफ लाइट
एक्सप्लेन द रीजन वेदर इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन और नॉट। ठीक है ना। तो आपको कह रहा है कि वेवलेंथ भले सेम है आपकी भाई साहब, मगर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों इंटर सोर्सेस जो हैं, इंडिपेंडेंट लैंप जो हो सकते हैं, वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया। दो अलग अलग लैंप किसी भी स्थिति में कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। भले ही आपकी वेवलेंथ सेम है, फ्रिक्वेंसी अलग हो सकती है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा किसी हालत में। ठीक है ना। कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो मिल ही नहीं सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम तो मिल ही नहीं सकती है। ओके। तो ये कभी भी इसमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। अब आइए बोर्ड के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, एक्सप्लेन। तो यही लाइन लिखनी है। यस, इसमें कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स का। कोहेरेंट सोर्सेस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, ये पैटर्न, ये भी आपको 1 मार्क्स देखा जाएगा। टू कोहेरेंट सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट कंटिन्यूअसली लाइट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, पहली लाइन हमने कही। और दूसरा, सेम फ्रीक्वेंसी कह लो, ऑब्लिक सेम वेवलेंथ कह लो। क्लियर। ठीक है ना। कैसे भी करके अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम भी कर ली, क्योंकि एक्चुअली बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेवलेंथ से होता है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ओके। v इक्वल्स टू क्या बेटा, न्यू लैम्डा, है ना। और आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो फॉर्मूला लिख लो c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो क्लियर दिख रहे हो कि यहाँ पे कि जो लैम्डा और न्यू होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सी कांस्टेंट है। क्लियर। तो अगर कैसे भी करके आप फ्रीक्वेंसी को सेम पे बिठा लेते हो, तो आपके पास में जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। yes, yes. And so they are said to be coherent if they emit light of continuously same frequency and same frequency oblique same wavelength, or they having zero or constant phase difference. Clear हो गया। yes. So that's why we require, actually coherent sources are required to get constant phase difference oblique zero phase difference। ठीक है ना। तो ये कारण है कि आपको कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को भी आपको बोला गया है ना। ये एक्सप्लेन करना है, मतलब 1 मार्क्स का तो ये हो गया। अब इसके बाद 1 मार्क्स का आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, तो टोटल 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। आइए एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्यों भाई एक्सप्लेनेशन। Two independent sources will never be coherent because phase difference between them will not be constant. Yes or no? तो एक चीज तो पहली ये हो गई। अदरवाइज आप लिख सकते थे कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं S1 और S2 जैसे, इनकी बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। इनके अंदर जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी बनेगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये सवाल अपना कंप्लीट हो जाता है, एक पार्ट। ठीक है ना। तो ये एक इजी क्वेश्चन था जो अभी 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो 1 मार्क्स ऊपर के और 2 मार्क्स नीचे के, मतलब 3 मार्क्स हो गए। अब ये 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल दिया गया है, टोटल आपको 5 मार्क्स कवर कर देगा। देखिए क्या कह रहा है। टू स्लिट्स 0.5 mm अपार्ट। तो जैसे ही मैंने देखा 0.5 mm, मैंने तत्काल लिखा d इक्वल्स टू 0.1 mm, सॉरी 5 बोल रहा हूँ बट लिखा 1 है। सो d इक्वल टू 0.1 mm, क्योंकि दोनों स्लिट के बीच के डिस्टेंस है। सो d इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर। आर अरेंज 1.20 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, मतलब बेटा ये डिस्टेंस क्या दी गई है, कैपिटल डी दी गई है। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1.20 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। ओके भाई साहब, ये लीजिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर दिया। फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्सेस इंसिडेंट ऑन द स्लेट। ओके, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हाउ फार। देखिए यहाँ पर दो स्लिट की बात की गई है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बनेगा। समझ गए। जैसे ही दो स्लिट को देखो, मन में लड्डू फूटना चाहिए कि भैया ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। हाउ फार अपार्ट विल द एडजेसेंट ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। कह रहा है कि बताइए कि कितनी दूरी पर एडजेसेंट लगातार ब्राइट। तो भाई साहब दो ब्राइट के बीच की दूरी चाहिए है आपको। दो ब्राइट के बीच में कौन घुसा होता है, एक डार्क घुसा होता है। क्लियर की नॉट क्लियर।
तो दो ब्राइट के बीच की दूरी को एक डार्क की ही डिस्टेंस कहेंगे, और आपको पता है कि इसमें इक्वल इक्वल स्पेस के ब्राइट और डार्क बनते हैं। और बीटा जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका डेरिवेशन तो पता ही होना चाहिए। बताइए बच्चों, बीटा का डेरिवेशन क्या होता है? बीटा इज इक्वल्स टू, देखो बेटा, अभी तक एग्जाम सिर के ऊपर है, मगर अभी भी जिनको फॉर्मूले याद नहीं है, है ना, बहुत बुरी बात है। मतलब तलवार लटक रही है बेटा, है ना। फ्रिंज विड्थ का एप्रोक्सीमेट बेटा नींद में भी याद होना चाहिए, बहुत बुरी बात। तो बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये होता है, ठीक ना बेटा। अटक सटक के नहीं बोलना है किसी बच्चे को, सबको एक बार में बोलना है। ये सर ये वाली डिस्टेंस, वो वाली डिस्टेंस, अरे यार इतना किसके पास टाइम है? आपको ये मेन फॉर्मूले हैं, चार छह तो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, याद करो, अलग करो। बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। मैं कहूंगा घर में पुताई मत करवाइए, आप अपने घर में फॉर्मूले लिख मारिए हर दीवार में। जब आप उठे तो आपको ये फॉर्मूले दिखाई दे, समझ गए ना। अपने घर की दीवारें गोद मारिए। अगर आपको कॉपी में नहीं लिख पा रहे हो तो घर की दीवारों में गोद मारो, मगर लिख लो बेटा ये फॉर्मूला, ठीक ना। बाथरूम में लिख लो ये फॉर्मूला मार्कर से, आपको दिखे हर जगह ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपके 2 मार्क्स हैं, याद रखिएगा। ये आपकी जिंदगी बनने जा रही है इस इन फॉर्मूलों से। अभी भी यदि आप दिक्कत करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल लूं कि कल मैंने आपको प्रिज्म का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन कराया, चलिए बताइए प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए भाई साहब, बच्चे बता रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर। यार बात हो रही है प्रिज्म की, प्रिज्म एंगल वाला फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ ए बाई। क्लियर बेटा? तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने टॉयलेट में भी फॉर्मूला लिख मारो, अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स न्यूमेरिकल में आए। अगर आप ये फॉर्मूला बस लिख करके आ जाओगे तो आपको 0.5 तो मिलेगा ही बेटा, ठीक है ना। और कोई ज्यादा खुश मिजाज हो गया तो 1 मार्क्स भी दे सकता है। तो इसलिए प्लीज फॉर्मूला तो लिख लो भाई, याद कर लो। अब कैसे बोला जाए भाई, करना आपको याद पड़ेगा ही, और नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर जाएंगे, एक तुम्हारी गलती से जाएंगे, अब कुछ नहीं कर सकता कोई। चलिए, तो भाई साहब आपको क्वेश्चन क्या कहा गया है, बताइए कि हाउ फार अपार्ट। तो आपको यहाँ पे क्या बनानी है, बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए मेरे साथ। ये देखिए भाई साहब, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। लेमडा की जगह 600 नैनोमीटर, डी की जगह 1.2, ओके मीटर, नीचे 0.1 मिलीमीटर। आंसर आ गया कितना? 7.2 मिलीमीटर। नोट करिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगुलर विड्थ इन डिग्री फॉर द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। बेटा आपको कह रहा है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर विड्थ फाइंड करिए। एंगुलर विड्थ क्या होती है? देखिए, जो पहली ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन क्या होती है? कल आपको बताया गया था बेटा कि ब्राइट फ्रिंज जो होता है वाई एन इक्वल्स टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये nth ब्राइट की पोजीशन होती है बेटा। क्लियर हुआ? नोट कर लें, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट है। क्लियर हो गया? मतलब ये आपके पास में स्क्रीन है, ये आपके पास में ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। क्लियर हो गया? ये आपका सेंटर है, y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आपका ब्राइट पैटर्न बनेगा y1, इक्वल डिस्टेंस पे ब्राइट पैटर्न बनेगा y2, इक्वल डिस्टेंस में y ब्राइट पैटर्न बनेगा y3। ऐसे कोई भी पैटर्न बन गया, सपोज कर लो आपके पास में yn। क्लियर है? तो यहां से लेकर के यहां तक yn की हाइट तो आपने देख ली, ठीक है ना। yn की आपने हाइट देख ली। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप बताइए कि इसकी एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ तो आपने देख ली। अब आपको बताना है कि इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, है ना। एंगुलर विड्थ क्या होगी nth फ्रिंज की, ठीक ना। एंगुलर विड्थ क्या होगी? क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगुलर विड्थ इन डिग्री फॉर द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। मतलब जो पहला ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रहा है, इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी? तो देखिए, एंगुलर विड्थ निकालने का तरीका क्या है आपके पास में। जैसे ये अपने पास में कोई फ्रिंज बन रहा है, फर्स्ट है सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में क्या बैठा हुआ है? सोर्स बैठा हुआ है यहाँ पे, इधर पे सोर्स बैठा हुआ है समहाउ, ठीक है। तो ये देखो भाई साहब, इसका एक छोर ये जा रहा है और इसका एक एंड ये जा रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
ये तो आपके पास में लीनियर विड्थ हो गई, वो जो हमने बताया था, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आपके पास लीनियर विड्थ हो गई, बट इसी विड्थ को यदि आप एंगल में नापोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी? एंगुलर विड्थ। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ऑल यू नो कि बेटा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? अब आर्क की जगह तो आपके पास में आर्क तो बीटा ही मिल रहा है, एंगुलर विड्थ है बीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा अपॉन रेडियस। बेटा यहाँ पे क्या बनेगी? कैपिटल डी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लंबी होती है और दोनों के लिए लगभग बराबर होती है, चाहे कितने भी आप पैटर्न ले लो। ये सुनो, स्लिट मतलब स्लिट विड्थ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। ये एमएम में होती है और ये मीटर में होती है, जैसे हमने कल एक एग्जांपल में देखा था, ये 1.5 मीटर नियर अबाउट। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो बीटा बाई डी आपके पास में, तो बीटा कितना है बेटा? तो ये क्या निकलेगा अपने पास में? एंगुलर विड्थ। बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और एक कैपिटल, ये कैंसिल हो जाएगा। सो एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। समझ में आ गया बेटा? और आपका जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा? रेडियन में। तो चलिए, ये हो गया एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग। ये देखिए, एंगुलर विड्थ होती है थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। क्लियर? थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई डी के वैल्यू रख दीजिए, तो बस आपको यहां तक छोड़ करके आ जाना है 6 इंटू 10⁻³ रेडियन। ओके, डिग्री निकालने का हिसाब हमारे पास नहीं है। 6 इंटू 10⁻³ रेडियन में यहां तक करके आना है। गिव फुल मार्क्स इफ द स्टूडेंट राइट द आंसर इन रेडियंस ओनली। ओके, तो आपको ये देखिए, जब आप फॉर्मूला लिखते हैं बेटा तो केवल हाफ मार्क्स आपको अवॉइड किए जाते हैं फॉर्मूले के लिए। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत कुछ आपके हाथ में रहेगा। ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा आपने, आपको हाफ मार्क्स केवल फॉर्मूला के भी दे दिए गए। ठीक है ना? तो बोर्ड आपके साथ में लिबरल तो है, बोर्ड आपके साथ में बहुत मेहनत करना चाह रहा है, मगर आपको भी बोर्ड का ध्यान रखना है। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन और वाला पार्ट। तो ऊपर हमने 5 मार्क्स लूट लिए बड़े प्यार से। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। डिफाइन अ वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट क्या होता है? सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स का लोकस होता है वेव फ्रंट। ठीक है ना? तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन हमने आपको काफी सारी बार बोली कि भाई वेव फ्रंट कर लीजिए। ये देखिए वेव फ्रंट का सारा मटेरियल हम डिफाइन अ वेव फ्रंट, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। किसी मीडियम में सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल का कंटिन्यूअस लोकस, कंटिन्यूअस मतलब बिना किसी पॉइंट को छोड़े, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। क्लियर? यस। सो डिफाइन अ वेव फ्रंट, सबसे पहले आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन करनी है। एन इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू इट। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में, आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके से लेंस में एक इंसिडेंट वेव वेव फ्रंट आता है। कैसा वेव फ्रंट आता है? प्लेन वेव वेव ओके, इंसिडेंट प्लेन वेव फॉल्स। तो भाई साहब आपको यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा। इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है, देखिए इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि वे रेस जो होती हैं हमेशा वेव फ्रंट के पेंडिकुलर होती हैं। और आपको बनाना है कि इसका डायग्राम, देन इसके बाद क्या कर देगा बेटा? ये रेस को कन्वर्स कर देगा इस तरीके से। तो वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्लियर? हमने आपको प्रैक्टिस शीट में दिखाए हैं काफी सारे। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो परपेंडिकुलर फॉर्म में आ रहे हैं, राइट? और ये क्या है? इंसिडेंट रेज है। रेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये हो गया बेटा। और यहाँ पे रेज जो है कन्वर्ज हो गई हैं इस तरीके से, और ये वेव फ्रंट आपका ये वाला आ जाएगा। सो दिस विल बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर हो गया बेटा? तो आपको ये बना के आएंगे और ये लिख करके आएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो डेफिनेशन सोल्यूशन देखते हैं इसका। यस, व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच ऑसिलेट इन अ फेज। अरे सेम फेज में। और आपको तो मेरी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, जो बेस्ट डेफिनेशन मैंने बताई आपको वेव फ्रंट की, कि continuous locus of all the particle of a medium vibrating in the same phase is called wave front.
ठीक है ना, ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ये। क्लियर हो गया बच्चों? देन इसके बाद आपको कह रहा है कि भाई डायग्राम बनाओ, तो ये लो इंसिडेंट वेव फ्रंट ले लिया, एक ही लिया भाई, इतनी कंजूसी क्यों, दो ले लो ना। अब यहाँ से रेज आ रही हैं और ये लेंस रखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद में जो आपका रेज इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएंगी, तो आपका जो वेव फ्रंट निकल करके आएगा बेटा, वो इस तरीके से इसका वेव फ्रंट आपका बन करके आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसको आप बना सकते हैं, ये वेव फ्रंट हो गया, है ना, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्लियर? इसका फोकस एफ होगा, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आपका रहेगा प्लेन वेव फ्रंट, तो आप इसे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट पूरा लिखें। क्लियर? अच्छा, प्लेन वेव को ही प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रे हमेशा वेव के परपेंडिकुलर चलती है, तो ये जो अपने पास में ये चल रही है, ये रेज हैं, और ये जो है ये वेव्स हैं। डन बच्चों? चलिए, ये हो गया पहला पार्ट। अब इसके आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है, पार्ट 2। अ बीम ऑफ लाइट, a beam of light coming from a distant source is refracted by a spherical glass ball। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब एक बीम ऑफ लाइट है जो कि एक डिस्टेंट सोर्स से आ रही है, डिस्टेंट सोर्स है मतलब इनफाइनाइट से आ रही है, रिफ्लेक्टेड बाय ए स्फेरिकल ग्लास बॉल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ग्लास बॉल है, मतलब आउटर सरफेस क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो यहां पर आपके पास में आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी से आपके पास में आ रहा है। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। यस, a beam of light coming from a incident distant sources is refracted by a spherical glass ball। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है बेटा, तो यहाँ पे 1 म्यू 2, आउटसाइड मीडियम म्यू 1 है, इधर का मीडियम म्यू 2 है, सो 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.5। ठीक, ओके, ठीक है, रेडियस 1.5, और आपको जो यहाँ पे रेडियस दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब इसका जो अंदर का रेडियस है आपके पास में, दिस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब कॉन्वेक्स है मतलब ये पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी इसकी पॉजिटिव होगी। क्या फाइंड करना है भाई साहब इसमें? हाँ, कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है, आपको इसकी फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, आपको वी फाइंड करना है कि वी इसमें कहाँ बनेगा। चलिए, तो डायग्राम बना लिया आपने। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे कुछ होने वाला है सिस्टम। ठीक है ना, यहां पर आपके पास में दो बार रिफ्रैक्शन होगा। देखिए, पहला जो है ऑब्जेक्ट आपका एयर से ग्लास बॉल के अंदर आएगा, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका बन जाएगा ये वाला। बोलिए सोनू। और रिफ्रैक्शन आपका जो होगा, रिफ्रैक्शन जो आपका होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस से होगा। ठीक है ना, जबकि आपका रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर हो रहा है, रेयरर टू डेंसर। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये दो फॉर्मूले जान है बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये है, कब के लिए फॉर्मूला लगता है ये, रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन के लिए। यस, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। फिर से वही बात बोलूंगा, अपने घर की दीवारों को पोत मारिए इस फॉर्मूले से, है ना, यही यही फॉर्मूला दिखाई दे। रेयर टू डेंसर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा या तो वो लेंस मेकर से आएगा या इस फॉर्मूले से आएगा 90%। आपको याद होगा थ्योरी शीट में मैंने जब कराया था, तो इसके 6-7 डेरिवेशन थे, अलग अलग केसेस थे, है ना बच्चों, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, तो ये अपने पास में सबसे पहले रिफ्रैक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे म्यू टू की वैल्यू कितनी है भाई, अंदर का, ये म्यू टू मतलब अंदर हो गया, इन लोगों ने एन वन एन टू रख दिया है, इसको हमने म्यू टू मान लिया 1.5। तो म्यू टू इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन वी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी ये जो इमेज बनेगी रेयर से डेंसर के कारण, है ना, ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। ये देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी रेस,
बेंड हो गई कि नहीं हो गई? एक्चुअली जाना ऐसे था, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब मान लीजिए इनिशियली अगर सेकेंड सरफेस प्रेजेंट नहीं है तो इसकी इमेज बन रही है, ये इंटरमीडिएट इमेज है I1। क्लियर? अब ये रिफ्रैक्शन डेंसर में हो रहा है तो ये इमेज किस में मानी जाएगी? डेंसर में, क्योंकि अभी ये मैंने सेकेंड रिफ्रैक्शन अभी इसका नहीं देखा है। सो 1/5 माइनस वी माइनस म्यू वन है 1, और ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट यू, बिकॉज इनफाइनाइट से आ रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर यदि यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता तो आपको फिर उसको निगेटिव में लेना पड़ता, डिस्टेंस लेनी पड़ती। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे रखा रहता 3 सेंटीमीटर में, तो u इज इक्वल्स टू आपका -3 बनता। बट फिलहाल कंफ्यूज मत होइए, फिलहाल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? इक्वल्स टू म्यू टू 1.5, म्यू वन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, अपॉन आर। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो, यहाँ पे राइट साइड है, तो आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी कितने मीटर? 15 सेंटीमीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सब कुछ बी श्योर सेंटीमीटर में ही रहे, है ना? हम्म। तो यहाँ तो हमने कोई डिस्टेंस पुट करी नहीं है, तो ऑब्वियसली वी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो 1 अपॉन ये तो कैंसिल हो गया, 1.5 अपॉन वी बचा, 1 अपॉन इन्फिनिट जीरो होता है, जाने दो। इक्वल टू ये बच गया बेटा 0.5, 1.5 माइनस 1 अपॉन में कितना? 15। क्लियर? इसको ब्रेक कर दो बेटा, ये 1/10 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 से काट दो बेटा, कितना हो गया? 3 बार। ओके, और तो अपने पास में कितना आ जाएगा? v का 1 से मल्टीप्लाई v बन जा v, और यहाँ पे 1.5 इंटू 3 इंटू 10। क्लियर? ये डेसिमल 10 को उड़ा देगा, या 10 से आके 10 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे समझ लो। सो v इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रही है इसकी, इस यहाँ से डिस्टेंस इसकी इधर से कितने सेंटीमीटर है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आपका फर्स्ट पॉइंट से इमेज बन रही है, तो 45 सेंटीमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी इमेज बन रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए यहां से क्या हो गया, ये रेस जो है ये चल करके आगे आ गई यहां पर। क्लियर बेटा? अब देखिए जब हम रिफ्रैक्शन सेकंड करेंगे तो ये रिफ्रैक्शन सेकंड, जब ये अंदर वाली रेस थी रिफ्रैक्टेड हुई, अब देखिए डेंसर टू रेयर, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है इसकी इमेज बनाएगा आउटसाइड, डेंसर टू रेयर। क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई ये डेंसर में था, ये अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अब ये इसकी रियल इमेज बनाएगा। तो देखिए इस पॉइंट पर यदि आप नॉर्मल खींच दें, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रेज को एक्चुअली जाना तो ऐसे ही था इस रास्ते से, मगर ये क्या हो जाएगी? थोड़ा सा अवे हो जाएगी, और फाइनल आपकी जो इमेज बन रही है बेटा वो ये बन रही है आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब आपको चाहिए है, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डेंसर टू रेयर के लिए, तो आपको बताया था क्या होता है, बहुत ही मामूली सा चेंज होता है। डेंसर टू रेयर के लिए केवल चेंज हो जाता है म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। केवल म्यू टू की जगह म्यू वन और म्यू वन की जगह म्यू टू हो जाता है। यस और नो? ये देखिए यहाँ पे क्या था, N2 अपॉन वी था, तो यहाँ पे हो गया N1, यहाँ पे हो गया N2, और N2 माइनस N1 की जगह N1 माइनस N2। क्लियर कि नॉट क्लियर? बस चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, इसमें 2 - 1 होता है, इसमें 1 - 2 हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर बच्चों? ओके, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो हमें अब यहाँ पे डिराइव करना है। सो यहाँ पे हो गया म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में। क्लियर है? v मतलब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है भाई, ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। ये सो नो? अभी तक आपने इसको इसको v1 मान लिया था आपने, सपोज। ठीक है ना बेटा? क्योंकि कंफ्यूज ना हो तो इसको v1 समझ लो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट इमेज थी, तो इसको आपने v1 मान लिया। ओके, सो v1 आपका निकल आया है। नाउ वन अप म्यू वन अपॉन वी, सो म्यू वन, आप म्यू वन की वैल्यू देखिए यहाँ पे, अब रिफ्रैक्शन जो आपका हो रहा है ना? अब आपके पास में रिफ्रैक्शन जो है म्यू वन कितना है बेटा? आपके पास में 1 है फर्स्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? v कितना है आपको फाइंड करना है, तो 1/v माइनस म्यू टू कितना है बेटा? हमने पहले ही बताया 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पंगा होगा, अब आपको चाहिए है u, तो u की जगह बेटा आपका ये v1 खेल रहा था। बताइए ये u है आपका कि नहीं है?
बिकॉज वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? तो आपका अब जो u है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। अब आपका जो u है वो कुछ बदल जाएगा। कैसे निकालोगे? देखो बेटा, यहां से लेकर के टोटल डिस्टेंस कितनी आई है? 45 आई है कि नहीं आई है? और अपने पास जो लेंस है, ये पूरा बॉल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी क्वेश्चन में दी हुई थी, वो कितनी थी? 15 थी। मतलब भैया 15 यहाँ और 15 यहाँ, मतलब 15 और 15 30 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब भैया जब 30 माइनस कर दोगे 45 में से, तो 45 माइनस 30 मतलब कितना बचा? 15 सेंटीमीटर। मतलब देखने में भले ही बड़ा लग रहा है, मगर ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है? 15। क्लियर? और क्योंकि पॉजिटिव साइड है तो आप क्या लेंगे? +15 लेंगे। क्या लेंगे? +15। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 15। क्लियर? बाकी वैल्यू पुट कर दें। 1 माइनस म्यू 2 की वैल्यू 1.5, ओके, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा, ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस आपकी बन रही है कॉनकेव। फर्स्ट एक्सट्रैक्शन आपका कॉन्वेक्स से हुआ, तो कॉन्वेक्स के लिए ये डिस्टेंस आपकी रेडियस पॉजिटिव थी, बट ये बेटा पीछे के लिए तो निगेटिव हो जाएगी ना, बैक साइड। तो अब आप 15 नहीं पुट करोगे, अब आप -15 पुट करोगे। क्लियर की नॉट क्लियर? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपका रिफ्रैक्शन तो पहले वाले में हुआ है, अब इस वाले में आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ रहा है, उल्टे साइड जाना पड़ रहा है, तो आपकी जगह यहाँ पे क्या आएगा? -15। क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, क्योंकि भाई अभी कॉनकेव है, आधा वाला पार्ट जो बनेगा आपका कॉनकेव है, रिफ्रैक्शन आपका कॉनकेव कर रहा, तो आपको बैक साइड मूव करना पड़ेगा। सो बेटा यहाँ पे आ गया ये, चलिए पुट कर दीजिए। सो 1/v, ये कितना हो जाएगा? देखिए डेसिमल ब्रेक कर दोगे, नीचे 10 आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो गया 1/10। और 1 माइनस 1.5 मतलब -1.5 -0.5 अपॉन -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल बेटा। इसको काट दीजिए बेटा, यहाँ पे 10 आ गया, और 5 से कितने बार? 3 बार, मतलब 1/30 प्लस का। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 1/30 और माइनस का 1/10 प्लस का, सॉरी। क्लियर बेटा? सो 1/30 और 10 कैल्शियम कितना आएगा? 30 ही आएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 3 जा 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 1/v, so it would be 4/30, so v is equals to 30/4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, 30 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 4 7 जा 28, यहाँ पे 2 बच गया, डेसिमल लगाइए, 0 लगाइए, 4 5 जा 20। सो आंसर v इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला ही अगर आपने लिखा है, तो हाफ मार्क्स ऊपर वाले फॉर्मूले के और हाफ मार्क्स नीचे वाले फॉर्मूले के, ठीक है ना? तो अगर इतना ही आप बता करके आ रहे हैं कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर के फॉर्मूले ये होते हैं सर जी, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? देन उसके बाद फॉर्मूला बनता है, तो कैलकुलेशन लगाने का दम रखिए, गलती मत करिए साइन कन्वेंशन में, जहां पे जो चीज निकालनी है उसको क्लियरली निकालिए, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में 3 पार्ट है बेटा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब एक एक मार्क्स आपको इंडिविजुअली दिए जाएंगे हर क्वेश्चन पे। ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर द स्टडिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो बेटा कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम बनाने के लिए आपको सर्किट स्टैब्लिश करना है ना? सर्किट अरेंजमेंट आपको दिखाना है। तो याद करिए कि बेटा आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो होती है आपके पास में डायोड की, ये डायोड है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप इसकी देखते हैं, तो आप क्या क्या किसका किसका डायग्राम बनाते हैं? आप बनाते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट। यस और नो? वी और आई मतलब वोल्टेज वर्सेस करंट। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए है? वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको वोल्ट मीटर चाहिए है। क्लियर? और वोल्टेज बदलने के लिए आपको एक रिहोस्टेट चाहिए है। ठीक है? और करंट की रेटिंग के लिए आपको एक एमीटर चाहिए है। तो करंट की रेटिंग के लिए एमीटर तो भैया सीरीज में ही जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? और ये आपके पास में कोई बैटरी है, ये आपके पास में कोई बैटरी है, मान लीजिए आपने कोई बैटरी लगा दी यहाँ पे 5 वोल्ट की, बट अब एक कांस्टेंट वोल्टेज तो दे नहीं सकते हो, आपको बदलने वाला वोल्टेज चाहिए, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा एक रिहोस्टेट। क्या लगाना पड़ेगा? रिहोस्टेट। और रिहोस्टेट लगा करके आप इसको, जैसे पंखे का रूलर घुमाते हो स्पीड बदलती है, वैसे ही आप इसको यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हो, तो आपका वोल्टेज बदलेगा। ठीक है ना?
जब आप चाहोगे तो 1 वोल्ट, जब आप चाहोगे तो 2 वोल्ट, इस तरीके से वोल्टेज बदलेगा. सो यू हैव टू अरेंज लाइक दिस. You have the battery, this one, and this one is the diode. Now this become the series circuit, and you have to draw the characteristics. So this is the forward characteristics. Now see the solution. चलिए फर्स्ट आपके पास में, हाँ तो ये हमने देखिए, इन्होंने इस रिहोस्टेट की जगह इन्होंने वेरिएबल बैटरी लगा रखी है. ओके, बट वेरिएबल बैटरी का मतलब ही होता है कि बैटरी साथ में एक आपका रिहोस्टेट. क्लियर. सीरीज पाथ में एमीटर. एक बात हम भूल गए बच्चों, भैया वोल्ट मीटर तो लगाना पड़ेगा ना वोल्टेज नापने के लिए. तो यहां पर आपको एक वोल्ट मीटर आपको लगाना पड़ेगा. क्लियर. तो फर्स्ट डायग्राम बनाइए बेटा. ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस करने के लिए ये डायग्राम है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. क्लियर. इस तरीके से आपकी फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. क्लियर. सर्किट अरेंजमेंट हो गया. सो दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट स्टडिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ फॉरवर्ड बाइस डायोड. ओके, यहाँ पे प्लस का कनेक्शन प्लस से है, पी फॉर प्लस से है, एन फॉर माइनस से है. सो ये फॉरवर्ड बाइस में है. अब कह रहा सेकेंड पार्ट, ये 1 मार्क्स हो गया इसमें. शोइंग द शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व. बच्चों याद रखिएगा, बैटरी या तो आप बैटरी में एरो लगाइएगा, फिक्स बैटरी मत लगाइएगा, क्योंकि फिक्स बैटरी लगा देंगे तो आप वोल्टेज नहीं बदल पाएंगे. तो अगर आपको वेरिएबल बैटरी लगानी है तो ऐसे लगा करके या तो एरो लगा दीजिए, अदरवाइज दूसरा तरीका है इसके साथ में एक रिहोस्टेट लगा दीजिए. क्लियर. और ऊपर आपका मीटर. बेटा एमीटर जो रहेगा वो मिली एमीटर रहेगा, ऐसे लिख लीजिए एम ए. सो दिस इज मिली एमीटर. क्लियर. जब मिली एम्पियर रेंज की करंट होती है तो उस करंट को मेजर करने वाला जो एमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू मिली एमीटर. आप यहाँ पे नॉर्मल एमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा. यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल किया है नॉर्मल एमीटर का वो गलत है. यहाँ पे आपको एक मिली एमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. क्लियर. क्योंकि करंट की वैल्यू आती है 0.0001, इस रेंज में आप करंट की वैल्यू आती है. और जो आपका एमीटर होता है उसका पहला कांटा ही होता है 0 से लेके 1 एम्पियर. क्लियर ना. अब इतनी कम करंट को ये बड़ा वाला स्केल नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इसके 1000 हिस्से भी करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. और ये जो करंट है ये इसके 1000 पार्ट में जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है. तो इसलिए 1 एम्पियर में ये कुछ दिखेगा ही नहीं, कि मतलब कांटा इतना कम हिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ. क्लियर ना. हाँ, मतलब हाथी तौलने की मशीन से आप सोना नहीं तौल सकते हो 1 ग्राम. क्लियर कि नॉट क्लियर. हम्म. चलिए तो ये हो गया मिलियमीटर. बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व की. तो यस, अरेंजमेंट फॉर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पहला पार्ट हो चुका है. सेकेंड पार्ट क्या इन्होंने, स्टडिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. आधा पार्ट हो गया, हमने फॉरवर्ड बना लिया. अब देखिए रिवर्स बनाइए. ये रिवर्स, रिवर्स में तो रिवर्स में देखिए पी का कनेक्शन माइनस से और एन का कनेक्शन प्लस से. यस. तो पी में माइनस पोलैरिटी करिए टच, और प्लस करिए इसमें टच. क्लियर कि नॉट क्लियर. सो ये रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जाएगी. दोनों जब बनाएंगे तब आपको हाफ एंड हाफ टोटल 1 मार्क्स मिलेंगे. देखिए ये 1 मार्क्स का नहीं है, आधा फॉरवर्ड हाफ मार्क्स का है, आधा रिवर्स हाफ मार्क्स का है. क्लियर. अब एक याद रखिएगा, ये रिवर्स बाइस है. रिवर्स बाइस में करंट बहुत कम वैल्यू की होती है, तो यहाँ पर आपको मिली एमीटर नहीं, यहाँ पर आपको माइक्रो एमीटर जोड़ना है. ओके. सो दिस शुड बी योर माइक्रो एमीटर. क्लियर. ये आपका क्या रहेगा, माइक्रो एमीटर. पी फॉर नेगेटिव, एन फॉर पॉजिटिव. वेरिएबल बैटरी लगा करके ऊपर वोल्ट मीटर जरूर लगाइए. बेटर आप यहाँ पे कैपिटल वी लगा दें, वोल्ट मीटर को कैपिटल वी से शो करते हैं. और एमीटर में आप माइक्रो एमीटर लगा दें, माइक्रो रेंज की करंट को मेजर करेगा. क्लियर. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइस. देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है. तो ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ड्रॉ कर दी है. ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है. नी वोल्टेज आपको बताया था कि प्योर सिलिकॉन के लिए ये कितना होता है, 0.7 वोल्टेज. इसी को कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, वी कट, कट ऑफ. ओके. तो 0.7 वोल्टेज के समथिंग देखिए एकदम से करंट लिफ्ट कर गई, एकदम से बढ़ गई है. ओके. एंड यहाँ पर देखिए यदि आप, तो यहाँ पे एक रिवर्स बाइस में जब एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज आपने लगाया है, ओके,
तो लगभग सोचिए 90 वोल्ट के आसपास, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो और वोल्टेज इतना हाई दे रहे हो, 90 वोल्ट के आसपास में यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है। ओके, यस। तो इसको आप ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना वी बी ऐसा कुछ लिखा है, वी ब्रेक डाउन। ओके। हम्म, तो इस तरीके से ये फॉरवर्ड बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखिएगा, रिवर्स फॉरवर्ड बाइस में जो करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है, तो फॉरवर्ड बाइस में पॉजिटिव करंट जो आपको मिलेगी वो मिली एम्पियर की होगी, और रिवर्स बाइस में जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर की होती है। तो नीचे माइक्रो एम्पियर लिखिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, इस साइड जो आपने अप्लाई करा है ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, और इस साइड आपने अप्लाई करा है ये रिवर्स वोल्टेज है। क्लियर? सो बच्चों, दूसरा पार्ट हो गया, शो द शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। इस करेक्ट शेप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का शेप बनाइए। तो ये शेप मतलब वही ग्राफ को ही शेप बोल दिया गया। मेंशन टू इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको दो इंफॉर्मेशन बतानी है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको क्या दो चीजें मिल रही हैं। तो देखिए दो इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले हमने क्या बताया भाई, सबसे पहले हमने दो इंफॉर्मेशन आपको बताई कि एक हमको मिल रही है नी वोल्टेज। तो यहां पर फॉर सिलिकॉन नी वोल्टेज क्या होगा, 0.6 वोल्ट। तो दो इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है, नी वोल्टेज। यस और नो? तो सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो वोल्टेज है इसको नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, इसको आप वी के बोल सकते हैं। सो वी के इक्वल्स टू वी कट ऑफ वोल्टेज। क्लियर कि नॉट क्लियर? इक्वल टू 0.6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्लियर? दूसरा, रिवर्स सैचुरेशन करंट देखिए, ये देखिए पतली सी करंट जो रिवर्स वाइस के समय में जब आप कम वोल्टेज लगा रहे थे ब्रेक डाउन के पहले, एक हल्की सी करंट फ्लो हो रही थी इतने अमाउंट की, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये जो करंट होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट। फिर इसके बाद मैंने एक पॉइंट क्या बताया इसमें, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, तो इसको वी बी, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर? वी बी यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज। और क्या इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गई टफ टफ लाइनें। अब इजी लाइन देखिए, क्या लिख सकते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइसिंग। हाँ, मतलब फॉरवर्ड बाइस में करंट एकदम धड़धड़ा के बढ़ रही है, मतलब वेरी लो रेजिस्टेंस। यस और नो? और इधर पे देखिए शुरुआत में करंट बहुत कम है, तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं अकर हुआ है, आया है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी हाई इन रिवर्स बाइसिंग। तो वी वेरी हाई इन रिवर्स बाइसिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डन।